Good morning to my dear students. हम लोग महासागरीय लवणता के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि महासागरीय लवणता के वितरण को कौन कौन से कारक है जो कि प्रभावित करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने उन सभी कारणों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें वाष्पीकरण, शुद्ध जल की आपूर्ति, जल आपूर्ति, बड़े बड़े हिमखंडों के द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति, पवनें, वायुदाब, सूर्य की किरणें, सूर्य की पानी की गति, ये बहुत सारे कारक थे जो कि महासागरीय जो लवणता है, खारापन है, नमक है, उस खारेपन या उसमें मिलने वाले तत्वों की अधिकता को कहाँ पर किस प्रकार का वितरण है, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा क्यों है, इसको प्रभावित करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि जितने भी ये महासागर है, उन महासागरों और सागरों और छोटे छोटे जो बंद सागर है, सीमांत सागर है, उन सभी में जो लवणता का वितरण है वो समान रूप से नहीं पाया जाता है, हमने देखा था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो लवणता है उसका महासागरों में औसत लवणता जो है वो 34 से 35% यानी कि 1000 ग्राम पानी के अंतर्गत 34 से 35 ग्राम लवणता जो है औसत रूप से पाई जाती है। लेकिन कई महासागर ऐसे हैं या कई छोटे सागर ऐसे हैं जिनमें लवणता जो कहीं पर तो 2% है, कहीं पे 15% और कहीं पर 300% भी पाई जाती है। तो इस आधार पर हम पढ़ेंगे आज महासागरों में लवणता का वितरण। तो इस प्रकार के जो छोटे सागर, बड़े सागर, बंद सागर, अंशतः खुले सागर, इन सागरों में जो लवणता को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे, एक तो क्षैतिज और एक लंबवत। क्षैतिज से तात्पर्य है पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी महासागर, उन सागरों के बारे में अध्ययन करेंगे। और लंबवत से अंतर्गत है पानी की सतह से लेकर धरातल की गहराई तक किस प्रकार का वितरण जो है पाया जाता है। तो बच्चों, अगर आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल को आप देखिए कि मैंने आपको उस दिन बताया कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होती है, इसका मतलब वहाँ वाष्पीकरण होता होगा, लेकिन वाष्पीकरण के साथ साथ वहाँ पर वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो वहाँ पर लवणता अधिकतम नहीं पाई जाती है। आपके सामने बच्चों ये टेबल है, इस टेबल पर आप देख सकते हो कि जो लवणता है वो अधिकतम भूमध्य रेखा पर नहीं पाई जा रही है। 15 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में लवणता जो है वो लगभग 34% है, यानी। और इधर उत्तरी भाग और यह है दक्षिणी भाग। आप बेटा कंपेरेटिव कर सकते हो कि उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में आप लवणता कैसी देख रहे हो, घटती हुई 36, 33, 31। आप इधर आइए बच्चों, 36, 34 से 35, 33 से 34। उत्तरी गोलार्ध में लवणता का जो वितरण है वो तेजी से कम हो रहा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में लवणता ज़्यादा है अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में। समझ रहे हो ना आप? अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो लवणता कम है, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता ज़्यादा है। अब नेक्स्ट आते हैं अपना अक्षांशीय वितरण, जो अभी अपन ने देखा था। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि जितने भी महासागर हैं उन महासागरों को, जैसे हम समताप रेखा, समदाब रेखा, जो रेखाएं जो समान ताप को दिखाती है, जो रेखाएं समान दाब को दिखाती है, उन सबको हम आइसो हाइट्स या आइसो लाइंस कहते हैं। तो जो रेखाएं समान लवणता वाले को प्रदर्शित करती है उसे हम समलवण, जैसे आपको ये इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है, ये जो सर्कल है ये 35 डिग्री का, ये जो ये लाइन है ये 33 डिग्री की, 32 डिग्री की, ये 34 डिग्री की, ये 34 लिखा हुआ है, 32 है, 35 है, 36 है। तो बच्चों ये जो है इनको अपन समलवणता रेखा कहते हैं। ये सर्कल जहाँ जहाँ से गुजर रहा है, ये जो 35 का सर्कल गुजर रहा है, उन सभी जगहों पर लवणता 35 है। जहाँ से ये 33 की लाइन गुजरती है वहाँ सभी जगह पर लवणता 33 है। जहाँ पर 36 की लाइन गुजर रही वहाँ पर लवणता 36 है, और जहाँ पर 34 है ये 35 है। तो इस प्रकार से जो समलवणता रेखा के द्वारा हम महासागरीय लवणता को प्रदर्शित करते हैं। और
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है। मैंने उस चित्र में आपको बताया था। खास तौर से उत्तरी गोलार्ध में लवणता में तेजी से कमी आती है, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता में धीरे धीरे कमी आती, किंतु दोनों में ही कमी आती है। अब अपन देखते हैं कि आपके सामने बच्चों ये डायग्राम है। डायग्राम में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35% तक की लवणता पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आ जाती है, अभी अपन ने देखा था। और उत्तरी गोलार्ध में 31%, दक्षिणी गोलार्ध में 33%। अब ये रहा आपके सामने डायग्राम, देखिए आप, अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये रहा। यहाँ पर 10 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर बढ़ी है, क्योंकि अब मैंने बताया था ना कि इन अक्षांशों पर वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, इसलिए लवणता अधिक होती है। यहाँ पर भी यही हाल है, ये देखो 15 से 40 डिग्री अक्षांशों पर लवणता बढ़ी है। इसके बाद में लवणता घटती जाती है। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर एक तो वर्षा अधिक होती है, वो चक्रवातों के द्वारा वर्षा अधिक होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ होते हैं। दूसरा, यहाँ पर शुद्ध जल की आपूर्ति होती रहती है, जिसके कारण की लवणता अधिक पाई जाती है। अब अपन देखते हैं, ये तो अक्षांशीय वितरण था। अब हम देखते हैं प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण से तात्पर्य है कि महाद्वीपों पर जो पृथ्वी पर जो महासागर है, उन महासागरों में किस प्रकार से जो जेनकिंस ने लवणता के आधार पर सागरों को 3 भागों में विभक्त किया हुआ है, जिसमें कि उच्च लवणता वाले, मध्यम लवणता वाले और कम लवणता वाले भाग। जिसमें आज तो अभी शुरुआत करेंगे हम जितने भी महासागर, उन महासागरों में लवणता की क्या स्थिति है। हम देखते हैं प्रशांत महासागर। बच्चों आपके सामने प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, एशिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, बीच में जो है प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर अपने को पता है, और ये यहाँ लवणता में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि ये विशाल है, बड़ा है, तो यहाँ पे जो महासागरीय गतियाँ भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कि इसमें परिवर्तन पाया जाता है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर जो है वहाँ पर अधिक लवणता रहती है बजाय उत्तरी गोलार्ध में। ये अपने सामान्य सी बात थी जब अपन ने पढ़ी थी। इन अक्षांशों में उत्तरी महासागर में पश्चिम से ओखोटस तथा मंचूरिया के पास ठंडी धाराओं के कारण हिम पिघलने से जल की आपूर्ति होने के कारण कहाँ होता है ये बच्चों आपके सामने नक्शा है। यहाँ देखो, यहाँ से तो आती है ये उत्तरी क्यूराइल और यहाँ से क्यूरोशिवो। इन दोनों के मिलने से यहाँ पर ठंडे बर्फ़ ये जो आती है ना, क्यूराइल की धारा अपने साथ बहुत बड़े बड़े शिलाखंड बहा करके लाती है, जिसके कारण कि ठंडे जल की आपूर्ति होती है, साफ स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। इसलिए यहाँ पर लवणता कैसे रह जाती है, सिर्फ 31% लवणता रह जाती है प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर। और मध्य अमेरिका और कैलिफोर्निया तथा पेरू तट के पास में क्या होता है, जल का नीचे से ऊपर की ओर आने के कारण लवणता में कम आ जाती है, यानी कि ऊपर का जल खिसकता है और अंदर का जल ऊपर आता है गहराई से, जिसके कारण की लवणता में कमी आती है। कोलंबिया के पास में जो लवणता है वो सिर्फ 28% तक मिलती है और चिली के पास 33% तक लवणता पाई जाती है। और यहाँ पर नदियों के जो मुहाने होते हैं वहाँ पर भी लवणता कम पाई जाती है। जो येलो नदी है वहाँ पर लवणता 30% तक पाई जाती है। येलो नदी का मतलब है हांगो नदी जहाँ पर गिरती है वहाँ पर लवणता 30% पाई जाती है। यांगटी से क्यांग नदी जहाँ पर गिरती है वहाँ पर 33% लवणता पाई जाती है। प्रशांत महासागर के जो जेनकिंस के अनुसार जो 3 विभाजन है, अधिक लवणता वाले प्रदेश, सामान्य लवणता वाले प्रदेश और कम लवणता वाले प्रदेश। तो जेनकिंस के अनुसार प्रशांत महासागर में ये 3 जो सागर हैं जहाँ पे लवणता के वितरण में अंतर पाया जाता है। तो सामान्य से अधिक लवणता वाले जो प्रदेश या वाले जो सागर है जहाँ पर की लवणता 37% से 41% तक रहती है, जैसे कि लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, रूम सागर है,
कैरेबियन और सामान्य लवणता यानी कि 32 से लेकर के 36% नॉर्मल जो रहती है उसमें कैरेबियन सागर है, बास जलडमरू मध्य कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और सामान्य से भी कम लवणता यानी कि 20 से सिर्फ 35% तक लवणता पाई जाती है उसमें आर्कटिक सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस सागर, इंग्लिश सागर, ये सारे जो हैं कम लवणता वाले क्षेत्र हैं। अब अपन देखते हैं अटलांटिक महासागर की क्या स्थिति है। ये तो अपन ने देखा था प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर की स्थिति आप सभी को पता है। पहले अपन इसको डायग्राम को ले लेते हैं बच्चों। ये रहा अटलांटिक महासागर का वितरण। इधर तो यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। बीच में क्या है? ये अटलांटिक महासागर। इस महासागर के आप दोनों तरफ देख सकते हो, बीचों बीच यानी कि यहाँ पर 37%, फिर 36%, ये सब समलवणता रेखा है। 35%, यहाँ पर आप देखिए ये भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर देखिए 35% लवणता, 36, 37 और 36 वापस डाउन होना शुरू हो जाती है लवणता। ठीक है, 10 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में लवणता बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। तो अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर में जो औसत लवणता है वो 35.6% रहती है। भूमध्य रेखा पर वही बात, अधिकतम लवणता भूमध्य रेखा के पास नहीं पाई जाती बल्कि 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। ये ध्यान रखना है आपको। उत्तरी जो अक्षांश के पास में 34.6% रहता है और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 36% तक रहती है लवणता। 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक 37 यानी कि आप दक्षिण में ज़्यादा लवणता पाई जा रही है, 37.6% लवणता पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो पश्चिमी भागों में लवणता अधिक तथा पूर्वी भाग में कम पाई जाती है। इसका मुख्य कारण होता है व्यापारिक पवने और नदियों के मुहाने। कहाँ पर? और यहाँ पर जहाँ नदियों के मुहाने हैं वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है, जैसे कि सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है, कांगो नदी है, राइन नदी है, इन सब के मुहानों पर लवणता, नाइजर रिवर है, कांगो रिवर है, कांगो रिवर पे तो बिल्कुल 34% लवणता पाई जाती है। अमेजन नदी जहाँ आकर गिरती है वहाँ 15% लवणता पाई जाती है। नाइजर नदी का जो मुहाना है वहाँ 20% लवणता पाई जाती है। राइन नदी के मुहाने पर 32% लवणता पाई जाती है। अब अटलांटिक महासागर के छोटे और बंद सागर है उनकी क्या स्थिति है वो अपन देख लेते हैं। जो आंशिक रूप से बंद सीमांत सागर में लवणता का जो वितरण है वो भिन्न रूप से देखने को मिलता है। उच्च अक्षांशों में लवणता कम होती हुई जाती है। जैसे उत्तरी सागर में जो लवणता है वह अधिकतम 34% पाई जाती है। इसके साथ ही गल्फ स्ट्रीम के कारण क्या होता है, चूँकि लवणता गल्फ स्ट्रीम में गर्म हवा है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है तो इसके कारण लवणता में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जो बाल्टिक सागर है उसमें लवणता कम पाई जाती है क्योंकि इसमें नदियों में वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। और उत्तर में अगर हम जाते हैं तो लवणता घटती हुई जाती है। रूजेन द्वीप के पास अगर हम देखते हैं तो लवणता 7 से 8% ही रह जाती है और बोथनिया की खाड़ी में मात्र 2% लवणता, यानी कि बहुत ही शुद्ध जल वहाँ पर पाया जाता है। स्वीडन के पास में 11% लवणता, बार्नहोम के पास 8% लवणता रहती है क्योंकि बहुत उत्तरी भाग चले गए बच्चों, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ के द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति होती रहती है। और इसके अलावा अटलांटिक महासागर के वो सागर जो बंद सागर है जिनका अन्य सागरों से संपर्क नहीं होता है वहाँ पर लवणता अधिक पाई जाती है। जो अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग है वहाँ पर लवणता 36% तक हो जाती है और पूर्वी भाग में लवणता जो है
39% तक हो जाती है रोम सागर के, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। इसके अलावा जो कृष्ण सागर में जो नदियाँ आकर, काला सागर और कैस्पियन सागर जो है ना बच्चों, उसमें जो लवणता है, जहाँ पे नदियाँ आके गिरती हैं वहाँ पे लवणता 17%, यानी कि उत्तरी भाग में लवणता 17 से 18% होती है। कैरेबियन सागर में लवणता 37% पाई जाती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा के कारण खारापन पाया जाता है। अब अपन देखते हैं हिंद महासागर में लवणता का वितरण किस प्रकार है। जो हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों पर जो औसत लवणता पाई जाती है वो 35.14% पाई जाती है। बच्चों, जो हिंद महासागर है वो अन्य महासागरों की तुलना में खारा है, यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। और बंगाल के, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा सागर में लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि उसमें अन्य गतियाँ चालू रहती, महासागरीय गतियाँ चालू रहती हैं। पश्चिमी बंगाल के पास में लवणता 30% हो जाती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी आकर के मिलती है, जिसके कारण कि खारापन घट जाता है। ये हिंद महासागर देखिए आप, ये एशिया है पूरा, ये एशिया है, अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। इसमें आप देख सकते हैं दक्षिण की तरफ जो लवणता है ये 36% समलवण रेखा है, 35% समलवण रेखा है, और ये 34% समलवण रेखा है। यहाँ पर भी ये है 35% समलवण, 34%, 34, 30, 33, 32 और लास्ट ये अपने देखो कोलकाता के पास में 30% लवणता, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी आकर के मिलती है। यहाँ पर क्या अधिकतर जो शुष्क मौसम रहता है और नदियों के द्वारा जो जल की आपूर्ति होती है वो भी अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए जो है यहाँ पर लवणता अधिक पाई जाती है, दक्षिण की तरफ लवणता अधिक पाई जाती है। हिंद महासागर के जो आंशिक सागर है, अगर आप उनको देखते हो तो फारस की खाड़ी के अग्रभाग में लवणता 37% तक पाई जाती है, आंतरिक भाग में 40% लवणता पाई जाती है, लाल सागर में 36% से 41% तक, यानी कि उच्च लवणता वाले भाग हैं। उच्च तापक्रम के कारण वाष्पीकरण अधिक होने के कारण जो है जो बंद सागर है उनकी लवणता अधिक पाई जाती है। समलवण रेखा द्वारा आपने देख ही लिया है। इसके अलावा जो छोटे छोटे सागर हैं, झील है, उसमें किस प्रकार की जो है लवणता पाई जाती है। महाद्वीपों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे झील सागर पाए जाते हैं जहाँ उच्च वाष्पीकरण, जैसे अपने यहाँ सांभर झील भी अपन देखते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न बताते हैं। कैस्पियन सागर को भी कई लोग झील ही मान लेते हैं। उस कैस्पियन सागर में उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि उसमें वोल्गा, यूराल नदियाँ आकर के गिरती है, जबकि इसके दक्षिणी भाग में लवणता जो है 17% तक पाई जाती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट साल्ट लेक है, जहाँ पर की लवणता 220 है। मृत सागर में 238 लवणता पाई जाती है। टर्की की वान झील जो कि बहुत ही जिसको हम कहते हैं वो है खारी झील है, विश्व की सबसे खारी 330 टर्की की वान झील है। जो ये मृत सागर है बच्चों, आपको मैं इसका डायग्राम एक चित्र बनाने की बताती हूँ। जो मृत सागर है उस मृत सागर में इतना भारी पानी है, इतना ज़्यादा उसमें मिले हुए हैं लवणता कि उसमें कोई चीज़ डूबती ही नहीं है बच्चों, है ना। ये अमृत सागर एशिया में है, इजराइल के पास में। एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये लोग जो है इस पे तैर रहे हैं। ये मृत सागर है, ये मृत सागर है, क्योंकि इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पानी इतना भारी इसको डूबने नहीं दे रहा है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि महासागरों का जो लंबवत, ये तो अपन ने सारा पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज वितरण देखा है। अब हम देख लेते हैं कि इनका लंबवत वितरण, यानी पृथ्वी धर सागरीय जल का सतह से लेकर के गहराई की तरफ जाने पर लवणता में क्या परिवर्तन होता है। जो शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध से तात्पर्य है जो आयन वृत्त जो वो है ना अपने उपोष्ण कटिबंध, यानी 60% से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, वहाँ पर महासागरों में 30 से लेकर 1000 की गहराई में लवणता में वृद्धि होती है। यानी 30 मीटर से लेकर के अगर हम 1000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो
लवणता में वृद्धि होती है, किंतु 1000 मीटर की गहराई से नीचे जाने पर लवणता स्थिर रहती है। ऐसे जो निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों से तात्पर्य भूमध्य रेखा से 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास जो है 30 डिग्री से 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर लवणता में कमी आती है, किंतु 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर लवणता स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 300 से लेकर के 1000 की मीटर की गहराई में ही लवणता में परिवर्तन होता है, उसके बाद स्थिति स्थिर होती है। इसलिए हम ये 300 से लेकर के 1000 की मीटर की गहराई को हम हेलोक्लाइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हेलाइन जो आइसोलाइंस जो है वो लगभग स्थिर हो जाती है। महासागरीय जल की सबसे ऊपरी सतह में अधिकतम लवणता पाई जाती है और गहराई में जाने पर लवणता कम हो जाती है। इस प्रकार से हमने लंबवत और क्षैतिज वितरण को डिस्कस कर लिया। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है।